हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नई क्लास आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है फॉर एलटी। ओके, कुछ क्वेश्चन आपके एनवीएस के लिए भी काम आ सकते हैं, बट अभी जो नियरेस्ट एग्जाम है वो आपका एलटी है, तो हम उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है चोल कांस्य मूर्तियां किस देवता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो चोल की अगर हम बात करते हैं तो चोल जो है बेसिकली जो वहां पे राजा हुए वो शैव मत को मानते थे। शैव यानी शिव की उपासना करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चोल साम्राज्य, ठीक है, जो इसका समय है 9वीं से 13वीं, क्या है 9वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पे स्थापना की बेटा बात करें, ठीक है, तो स्थापना यहाँ पे एक राजा हुए थे विजयालय, ठीक है, विजयालय चोलेश्वर, ठीक है, विजयालय चोलेश्वर राजा हुए थे जिन्होंने चोल संप्रदाय को स्थापित किया था। और अब चोल की अगर बात आ रही है तो राइट आंसर तो शिव हो गया, शिव को मानते थे। यहाँ पे इस क्षेत्र का यानी चोल साम्राज्य के अंतर्गत आपने मंदिर सुने होंगे, बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, और ये हमेशा पूछा जाता है। चिदंबरम हो गया, धारासुरम हो गया, ये सारे मंदिर आपके तमिलनाडु के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शताब्दी की बात करेंगे तो 9 to 13 सेंचुरी के आसपास ये डेवलप हुआ। ठीक है, स्थापना करी है विजयालय चोलेश्वर ने। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चोल की जितनी भी मूर्तियां हैं, इवन नटराज की भी अगर आप स्कल्पचर्स पढ़ेंगे तो वो किस में बनी है, जितने भी स्कल्पचर्स बने हैं वो ब्रॉन्ज में बने हैं। ओके, कुछ बच्चों के क्वेरी थी कि वेस्टर्न भी लेके आइए, तो कुछ कुछ प्रश्न बेटा मिसलेनियस है। ठीक है, पर्टिकुलर वेस्टर्न नहीं है। अगर आप लोग को लगता है तो मैं 1 या 2 क्लासेस प्योरली वेस्टर्न की बना दूंगी। ठीक है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के से आपकी महत्वपूर्ण बिंदु को मैं कवर अप करूंगी। मतलब एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगी एज अ डिस्क्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल कला में मुख्यतः किस देवता की मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, पाल कला। ठीक, अब यहाँ पे मूर्तियां भी हैं, चित्र भी हैं, क्योंकि पाल पोथियां बनी थी। पोथियों के लिए आप यहाँ पर पेंटिंग से रिलेट करके ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, पेंटिंग से रिलेट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पे क्या एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बुद्ध एवं बोधिसत्व। कल मैंने इसके विषय में आपको डिस्क्राइब किया था कि यहाँ का जो समय है 730 से 1197 यानी 12वीं शताब्दी यानी 12th सेंचुरी के आसपास का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बुद्ध से रिलेट करता है भित्तपाल, और आपके जो मूर्तिकार हुए थे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राजाओं की अगर हम बात करें तो देवपाल, धर्मपाल। ये आज यहाँ पर एक नई चीज, मैंने कल मेजरमेंट भी बता दिया था, आज एक नई चीज लिखेंगे ग्रंथ। ठीक है, अगर हम ग्रंथ की बात करें तो 1060 का है। ठीक, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, इसके बाद साधन माला वगैरह, गदाम्बी वगैरह बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे ये जो पहला है पाल शैली का आपका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसी तरीके से जैन में औद्योनिक की वृत्ति है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है विद एयर, हो सकता है कि मैचिंग में ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो क्लियरिटी है कि आपको ग्रंथ हर एक जहां पे डेवलप किए गए हैं, जहां बनाए गए हैं, वहां पे प्रथम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण यानी रेनेसांस काल का शुरुआत, स्टार्टिंग पीरियड किस देश से हुआ। तो जब हम रेनेसा की बात करते हैं तो इसको हम पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के नाम से जानते हैं, जो कि इटली की कला है। ठीक है, पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थान या आपका पुनर्जागरण। ठीक है, फिलिप्पो ब्रूनलेसी यहाँ पे एक इतिहासकार, वास्तुकार हुए थे। ठीक है, और ये जो आपका पुनर्जागरण है ये 15वीं शताब्दी है। क्या है,
15वीं शताब्दी के अंतर्गत ये विकसित हुआ। कहां पर? इंग्लैंड में। अगर अब हम इसके जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनकी बात करते हैं तो मेसाचियो हैं, ठीक है, मेसाचियो हो गए, वेराशियो हो गए, ठीक, डोनातेलो हो गए, रफली बता दे रही हूं, ठीक है, डोनातोले, ठीक है। इसके बाद गिबर्टी भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप पाउलो चोलो की बात कर सकते हैं, ठीक है, पाउलो उक्सेलो, ठीक है, परिप्रेक्ष्य के निर्माता थे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, ठीक है। बेस आपको पता होना चाहिए, चाहे वो पुनरुत्थान काल हो, चरम पुनरुत्थान काल हो, मध्यकाल हो, यूनान हो, तो आपको बेसिक छिछला ज्ञान आपको होना चाहिए कि कौन सी चीजें कितने भागों में डिवाइड है, कैसे इस चीज को सुविधाजनक आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, हमजानामा, ठीक है। हमजानामा चित्रावली किस शासक के काल में तैयार की गई है? ये क्वेश्चन कल आपके नेट में भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसी पांडुलिपि है जो कि हुमायूं के समय डेवलप हुई, मतलब स्टार्टिंग पीरियड है, और अकबर के समय पे खत्म हुई। तो हमजानामा जो है ये आपके इसमें पूछा गया कि शासक के काल में तैयार हुई। तो अगर स्टार्टिंग की बात होती तो हुमायूं राइट आंसर होता, बट यहाँ पे कंप्लीट पूछा गया है तो अकबर है। और एक चीज याद रखिएगा कि हमजानामा में बेटा अलंकार नहीं है, ठीक है, अलंकारिक घटना ना होकर, ठीक है, घटित घटनाएं, ठीक है, अलंकारिक, यहाँ पे अलंकारिक घटना नहीं, अलंकारिक ना होकर घटित घटनाओं का, ठीक है, घटनाओं को लिखा गया है, क्योंकि अमीर हमजा के युद्ध के कहानियों को डेवलप किया गया है। अब अगर हम पूछें कि इसमें कहानी कितनी है, 360, चित्र की बात करें तो कितनी है, 2400 चित्र कितने हुए बेटा, 2400 चित्र हुए। माध्यम बेस पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये कॉटन क्लोथ्स में बना है, यानी सूती कपड़े पे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, यानी इसका माप कितना है, तो 68 गुणे 52, ठीक है, 68/52 इसका रेशियो माना गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 100 जूज है, प्रत्येक खंड में 2-2 खंडों को डिवाइड किया गया, यानी टोटल आप 24 इसमें पार्ट मान सकते हैं। अमीर हमजा के घटनाएं, यानी जो भी युद्ध हुए हैं उस टाइम पीरियड की कहानियों को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्यकालीन मूर्ति कला में मौर्य पॉलिश किससे संबंधित है? मौर्य पॉलिश कल हम लोगों ने ग्लेस पढ़ा था। ग्लेस एक कागज, मतलब ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, बट यहाँ जो पॉलिश की बात आ रही है वो हम सबसे पहले मौर्य काल में ही पढ़ते हैं, जो कि उनके अशोक की लाट में आप देख पाते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर इनके राजप्रसाद बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें कि वुड पे भी ये चीजें अप्लाई की गई हैं, बट यहाँ हम पत्थरों को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, चिकनी चमकदार सतह, जो कि अशोक के जो पिलर्स हैं, ठीक है, जिसे हम अशोक की लाट भी कहते हैं, ठीक है, अशोक की लाट, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 या 40 to 50 के अप्रोक्सीमेटली इसका हाइट रहता था, ठीक है। मौर्य काल की सबसे ज्यादा विशेषता है सारनाथ हो गया, आपका रुम्बनी देई हो गया, फिर इसके बाद आपका रामपुरवा हो गया। तो हर एक पिलर के ऊपर आपको एक पशु आकृति देखने को जरूर मिलती थी, ये उनकी एक स्पेशलिटी थी। और प्लस आपको वहां पे ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी मिलता था, ठीक है। अब अगर हम मौर्य की बात करें तो मौर्य का समय जो था, ठीक है, 321 से 184, ठीक है, 321 से 184 से यहाँ थोड़ा डिफर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 23 कर दिया तो यहाँ ये 25 हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रीता प्रताप 321 से 185 मानती है, अब अलग अलग है, वो आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके जितने भी पिलर्स हैं, जहां जहां सिचुएटेड है,
किस पिलर में कौन सी आकृति बनी हुई है, ये आपको डेफिनेटली लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्यूबिज्म। ठीक है, क्यूबिज्म यानी घनवाद। क्यूबिज्म का मतलब क्या है? घनवाद। कल मैंने आपको सेजान पढ़ाया था, ठीक है, पॉल सेजान पढ़ाया था, जिन्होंने सर्वप्रथम वस्तुओं को, चीजों को शंकु के आकार में विजिबल किया था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है घनवाद कला शैली के प्रवर्तक, जो शब्द हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तक पूछा गया है, जो कि आगे डेवलपमेंट करके उसको, उस मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बेटा है पिकासो और बराक। बराक कोलाज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जो कि घनवाद के अंतर्गत ही आता है। ठीक, पिकासो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रवर्तक ये दोनों आर्टिस्ट को लिया जाता है। अगर हम घनवाद की एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1907 का है पेरिस। ठीक है, 1907 का है, पेरिस में शुरू हुआ अवन्यो की स्त्री, ये यहाँ का पहला चित्र माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रांसिस्को गोया किस देश के चित्रकार थे? ये कल भी मैंने इनके विषय में चर्चा करी थी, जन्म वगैरह मैंने बताया था। तो ये जो फ्रांसिस्की गोया हैं, ये स्पेनिश आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो स्पेनिश आर्टिस्ट, दैट मीन्स आपका स्पेन, मैड्रिड, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1746। क्लियर, 1746। इनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है, स्टेटमेंट है कि मुझसे बेहतर, एलटी के लिए सौंदर्य शास्त्र के स्टेटमेंट जरूर याद करना। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को भी नहीं है, ब्रश को भी नहीं है। ठीक है, एक इन्होंने, इनकी मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग है, ठीक है, अल्बा की बेगम, अल्बा की बेगम। ठीक है, इन्होंने दो चित्र इसके बनाए थे, एक था विवस्त्र, ठीक है, एक था विवस्त्र, एक था सवस्त्र। ठीक है, यानी एक था न्यूड और एक था प्रॉपर क्लोथिंग वाला था, जिसे हम माजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये पूछा जाता है। और इन्होंने युद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, चांचल्य बनाया है, पिशाचिनी बनाया है। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द क्रिएशन ऑफ एडम किस कला काल से संबंधित है? फर्स्टली एडम एंड ईव की जो पेंटिंग्स है वो आपको माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाई गई हैं, जो कि आप सिस्टाइन चैपल में देख पाते हैं। ठीक है, वहीं पे 9 विषयों का संग्रह है, जिसमें वो की पूरी सीलिंग को डेवलप किया गया है। एडम सबसे पहली पेंटिंग है, अगर सीक्वेंस में लगाने को आता है तो आप 2 वर्ड याद रखिएगा, एडम एंड ईव। ठीक है, एडम पहले आएगा, ईव सेकेंडरी आएगा, तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, सीक्वेंस लगाने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ एडम, तो आपके माइकल एंजेलो किस उससे शैली से जुड़े हुए थे? चरम पुनरुत्थान। ठीक है, हाई रेनेसां से 3 आर्टिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए थे, विंची एंड माइकल एंजेलो एंड राफेल। तो यहाँ पर हाईएस्ट ना देकर पुनर्जागरण मेंशन किया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ एडम किसकी द्वारा बनाई गई है? माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो, जो कि एक वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, तीनों में हम इन्हें देखते हैं। आप इनकी पेंटिंग की छवियां भी देखेंगे तो जो लेडीज फिगर बनाया है, लेडी फिगर, वो बहुत ही मांसल बनाया है। ठीक है, हट्टी कट्टी एकदम से बनाई गई है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपरली मूर्तिकार था, एक चैलेंज की तरीके से इसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और इन्होंने उस सीलिंग को कलरफुल बनाया। तो आप जब पेंटिंग्स देखते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पेंटिंग्स रेगुलरली देखा करिए, हाई रेजोल्यूशन में देखिए, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। वो जो सीलिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है और हर एक पैनल में 3-3 चित्र हैं। जिस तरीके से 9 चित्र वहां पर बने हुए हैं। कितने चित्र हो गए? 9 चित्र बने हैं। नूह का नशा वगैरह भी बहुत फेमस है, फ्लड बहुत फेमस है, होली फैमिली आता है, होली फैमिली भी आपको यहीं देखने को
मिलेगा। ठीक है, माइकल एंजेलो की बात करें तो 1475 इनका डेट ऑफ बर्थ है एंड 1564 इनका डेथ पीरियड है। ठीक है, 1564 से अगर आपको थोड़ा सा याद हो, यहाँ पे अगर 1964 हो जाएगा तो यहाँ पे डेथ बर्थ हो जाएगा मिस्टर असित कुमार हल्दर का। ठीक है, 1964 में उनका देहांत हुआ था और वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में क्या थे, प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा कोरिलेट किया करो, कोरिलेट करने से आपको मैक्सिमम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पाल सैन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे शैली होगा। ठीक है, शैली कालीन मूर्तियां किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मूर्ति आ गया। ठीक, यहाँ पे आप करिएगा चित्र। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पाल शैली बेसिकली अगर आप मैप में रेक्टिफाई करेंगे तो यहाँ पे ये पूर्वी शैली आ जाएगा। जब आप चीजों को पढ़ेंगे लामा तारानाथ वगैरह तो उन्होंने डायरेक्शन में ही चीजों को क्लियर किया है, चाहे वो आपका पाल हो और चाहे वो आपका जैनिज्म हो। पाल के लिए यहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल भी क्वेश्चन हुआ था और आज भी क्वेश्चन इसका मैंने पुट अप कर दिया। भारतीय मूर्तिकला में भाव और रस की अवधारणा किससे मिली है। जब भी रस की बात आएगी तो यहाँ पे नाट्य शास्त्र आएगा। शिल्प शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे वास्तुलिपियों का मतलब वास्तुकारों का ज्यादा जिक्र किया गया है। तो नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी कब है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व भरत मुनि। ठीक है, क्या है, भरत मुनि ने इसे सबसे पहले रचित किया था। रंगों की बात करें तो बेटा यहाँ पे 3 रंगों को प्रमुखता मिली है, काला, पीला और लाल। याद करने के लिए सबसे अच्छी है कपिला। ठीक है, कपिला पशु आहार, काला, पीला और लाल। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 3 रंगों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी थी और व्हाइट कलर का यूज करके बताया था कि आप इसके विभिन्न तरीके के रंगों को बना सकते हैं विद द यूज ऑफ व्हाइट कलर। क्लियर। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा की कला का मुख्य महत्व क्या है। ऑफ कोर्स भारतीय विषय प्लस यूरोपीय टेक्निक। ठीक है, जो सब्जेक्ट लेते थे वो अपने इंडियन लेते थे, यानी महिलाओं को इन्होंने मैक्सिमम महाराष्ट्रियन वुमेन्स को लिया। आप जब देखोगे तो उनकी जो धोती वगैरह साड़ी वगैरह पहनने का स्टाइल है वो प्रॉपर महाराष्ट्रियन है। ठीक है, महाराष्ट्रियन लिया, लेकिन जो टेक्निक यूज करी है, जो रंगों का टोन यूज किया है, जो विधियां यूज की हैं वो प्रॉपर यूरोपीय था। ठीक है, राजा रवि वर्मा जी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। ठीक है, 1848 में केरला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, केरला में इनका जन्म हुआ था। रंगरसिया इन पे बेस्ड मूवी है जो आपको बेसिकली देखनी चाहिए। इनका मैजिशियन गैलेक्सी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरों से वो कांटा निकालती हुई महिला। ठीक, तो इस तरीके के चित्र, पौराणिक कथाएं ज्यादा ये डिस्क्राइब करते थे। कैसे, पौराणिक। ठीक है, पौराणिक कथा लेके चलते। ठीक है, कैलेंडर आर्टिस्ट की उपाधि भी हम मान सकते हैं क्योंकि इनके बाद हर घर में वो कैलेंडर पहुंचे थे। ऑलियोग्राफी। ठीक है, ऑलियोग्राफी क्या होता है, ऑलियोग्राफी होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टोन होता है, लिथोग्राफी का एक पार्ट है, कलरफुल उसको बनाया जाता है, जो कि इन्होंने जर्मनी के टेक्नीशियंस जो आए थे वहां पर इन्होंने मुंबई के घाटकोपर में 1894 में उसको लगवाया था। ठीक है, जो वहां के 2 मैकेनिक थे उनका नाम जेस्लर या स्लेसलर, 2 जिरई या सेस्लर करके 2 नाम थे। अभी एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, बट वो नाम भी आपको याद होने चाहिए। मुझे ये है कि ऑप्शन में होगा तो मैं सही कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, अपभ्रंश में भी याद करिए, मैटर नहीं करता है कि आप इतना उसको कितना क्लियर, क्योंकि अभी आपको लिखना नहीं है, अभी सिर्फ आपको याद करना है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी उत्तर प्रभाववाद से संबंधित कलाकार कौन है। उत्तरवाद से वॉन गॉग हैं। कौन है, वॉन गॉग, कल मैंने इनके लिए बताया था, डच कलाकार हैं। ठीक है, डच आर्टिस्ट हैं। सनफ्लावर इनका फेमस है। ठीक है, सनफ्लावर, लस्ट फॉर लाइफ।
ठीक है, ये इन पे एक नॉवेल लिखी गई थी जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बरोक कला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? बरोक, वैसे अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण करें तो किताबों में लिखा रहता है भौरे आकार का मोती, यानी अजीब तरीके का, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, बीट्स। ठीक, तो बरोक कला शैली कहाँ से शुरू हुई? पहली बात तो बरोक कला शैली इटली से शुरू हुई। ठीक है, इटली से शुरू हुई 16वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कला शैली नाटकीयता और गतिशीलता, ठीक है, आर्टिफिशियल जो भी चीजें थी और मोशंस यहाँ पे डेवलप किए गए थे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो पितामह था, कौन था? ठीक है, पितामह माइकल एंजेलो को कहा गया है। पितामह माइकल एंजेलो को कहा गया है। ठीक है, कार्ड शार्प, ठीक है, कैरावेजियो की है। कैरावेजियो का प्रमुख चित्र, यानी ताश के धोखेबाज। ठीक है, ताश के धोखेबाज, अगर ताश के खिलाड़ी आता तो वो सेजान का चित्र, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। ताश के धोखेबाज, या सबसे अच्छा इंग्लिश वर्जन याद रखिए, कार्ड शार्प मेड बाय कैरावेजियो। ठीक है, कार्ड शार्प मेड बाय कैरावेजियो, 16 to 18 सेंचुरी, फ्रॉम इटली। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति भारत माता किस शैली में बनी है? भारत माता की बात करें तो सबसे पहला चित्र वॉश टेक्निक में है, जो कि बंगाल विभाजन से प्रेरित होकर इन्होंने 1905 में बनाया था। ठीक है, 1905 में बनाया था। अवनींद्रनाथ की बात करें तो 1871 जोडासाकू, ठीक है, जोडासाकू में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करते हैं इनके चित्रों की, तो मुगल शैली से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, मुगल शैली या मुगल स्टाइल से प्रभावित थे। ठीक है, ये जो चित्र है ये बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन से प्रेरित होकर, प्रेरित क्या, उसकी जो इमोशंस थे उसको यहाँ पर इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने वो टॉय भी बनाए हैं कास्ट पे। ठीक है, कास्ट पे टॉय भी बनाए हैं जिसका नाम है काटम कुटुम। ठीक है, उस स्टाइल को बोला गया है जो कि आपके दिल्ली के म्यूजियम में सुरक्षित है। छोटे छोटे से टॉय बनाए हैं जिसमें उल्लू वगैरह, पक्षी वगैरह, इस तरीके के इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं। कवि कांकड़, ठीक है, श्रृंखला की अगर हम बात करें, श्रृंखला की बात करें तो कवि कांकड़ इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। कवि कांकड़, ठीक, मुगल से प्रेरित थे, इसीलिए इन्होंने उमर खयाम, शाहजहां, ताजमहल को निहारता हुआ, औरंगजेब का बुढ़ापा, ठीक है, बुद्ध के भी चित्र बनाए, पद्म पत्र में अश्रुबिंदु, ठीक है, बुद्ध का जन्म, ये सारे इनके चित्र। एक चित्र इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है, जावा की नर्तकी, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शन भी कुछ अगर डिफरेंट लगता है और आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो जो डिफरेंट है वो डेफिनेटली वही उसका राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल शैली के। ठीक है, कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में रहे हैं और इन्हीं के टाइम पे जो आंदोलन था, ठीक है, वो भारतीय परंपरागत की ओर पुनः चलना, ठीक, ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था जो कि 1905 से 1920 के आसपास एकदम पीक पॉइंट पे रहा था। कहां पर? 1905 से 1920। ठीक है, और ईवी हेवल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया कि अपने इंडियन कम्युनिटी में रहकर आप चीजों को एनालिसिस करिए और उसको विकसित करिए। इसीलिए जो जापानीज आए थे और इन्होंने जो वॉश टेक्निक सीखी थी, बट उसमें इन्होंने अपना इंडियन फ्यूजन को इंक्लूड किया था। क्लियर? नेक्स्ट, गुएर्निका चित्र किसने बनाया है? गुएर्निका ऑफ कोर्स पाब्लो पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो घनवाद से जुड़े हुए थे। ठीक है, घनवाद के जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं। नीली और गुलाबी अवधि, ठीक है,
ब्लू एंड पिंक पीरियड इन्हीं का है, ठीक है। ओके, पाब्लो पिकासो घनवाद, और घनवाद मैंने अभी बताया 1907 में शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? पेरिस में, ठीक है। 1881 इनका डेट ऑफ बर्थ है। कितना? 1881। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दक्कनी यानी डेक्कन स्टाइल जो आर्ट थी, डेक्कन स्टाइल या डेक्कन स्टाइल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? केंद्र यानी सेंटर ऑफ पॉइंट कौन सा था? यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 5 जगह थी, बीदर और बिरार। यहाँ पे आपको 3 दिख रही हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तीनों ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीदर और बिरार इसको आपस में मिला लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी आंसर राइट होगा। गोलकुंडा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कशीदेकारी के लिए भी फेमस है, नृत्यांगनाओं के लिए भी फेमस है, पासवान नृत्यांगनाओं के लिए भी फेमस है। अहमदनगर में आप मुर्तजा को पढ़ते हैं, जिन्होंने तारीफ हुसैन शाही को लिखा था। इसी के अंतर्गत आप हिंडोला राग पढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर आपको चैप्टर का नाम आ रहा है तो उससे जुड़ी हुई विशेषताएं भी आपको याद होनी चाहिए। बीजापुर खगोलीय शास्त्र पे आधारित जो पुस्तक थी नजूम उल उलूम, ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, गीत गोविंद पर आधारित चित्र सर्वाधिक किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव, ठीक है, जयदेव ने इसे रचित किया था। पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। पहाड़ी शैली की खोज करी थी मेटकाफ ने, ठीक है। किसने करी थी? मेटकाफ ने इसको खोजा था। कल मैंने आपको गढ़वाल का मोला राम आर्टिस्ट बताया था, ठीक है। पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, ये तीनों चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़े से लेंदी है, बट ये है कि इनसे प्रश्न डेफिनेटली आते हैं। पहाड़ी का कुछ सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे संसार चंद यानी कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली, बसौली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट की बात करें, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी कृति है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी आपकी सल्वर डॉली की है, ठीक है। ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा किसकी? डॉली, सल्वर डॉली, जो कि अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। अति यथार्थवादी आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं हम इन्हें, और इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पे? स्पेन में, स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है। स्पेन के मैड्रिड में इनका जन्म हुआ था। अति यथार्थवाद, काल्पनिक चीजों को बहुत ही ज्यादा बनाते थे। जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, जलता हुआ जिराफ यानी बर्निंग जिराफ और मेल्टिंग वॉच इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। आप फ्राइड को ले सकते हैं कि अति यथार्थवादी का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा? तो फ्राइड से चेतन मन अचेतन मन से लिया गया है, जिसमें की कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा हावी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर, ठीक है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? डेफिनेटली वंश आपको अपनी नोटबुक में बादामी के ऊपर लिखना चाहिए, जोगीमारा के ऊपर लिखना चाहिए, चोल साम्राज्य के ऊपर लिखना चाहिए, या कांचीपुरम वगैरह। जितने भी आपको शैलियां आप पढ़ रहे हो उसका मेन हेडिंग ऊपर सबसे पहले लिखना चाहिए कि कौन सा राजा, कौन सा शासक हुआ जो इस क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेगा। जैसे पहाड़ी और राजस्थान में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक। मल्टीपल कैटेगरीज के साथ साथ आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ। तो सबसे पहला बसौली लिखिए, बसौली का समय लिखिए और वहां का संस्थापक राजा, और जो चरम उत्कर्ष यानी जो पीक पॉइंट पे उस कला को लेके गया है उस राजा का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में उस समय के जो भी फेमस कलाकार यानी आर्टिस्ट हुए वो भी आपके लिए जरूरी है। ये सिर्फ एक पढ़ने का तरीका जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। खजुराहो की बात करें तो चंदेल शासकों में बना है। यहाँ पे धंगदेव, ठीक है, धंगदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक। कहीं कहीं गंडदेव भी है, कहीं कहीं धंगदेव भी है। अगर हम खजुराहो के मंदिर में कंदरिया की बात करें तो वहां पे धंगदेव के पुत्र विद्याधर का नाम आता है।
अब अगर समय सारणी की बात करें तो ये बेटा 950 से 1050 ईस्वी का है। ईस्वी याद रखना, ईशा पूर्व नहीं है, ठीक है। 950 से 1050 ईस्वी के अंतर्गत बना हुआ है। ग्रेनाइट मार्बल है, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ग्रेनाइट पत्थर से इसे तराशा गया है। और कुछ चीजों में, हाँ, इसकी खोज की अगर बात करें बेटा, खोज 1818, जब अजंता की खोज हुई थी तभी नहीं, जब बाघ की खोज हुई थी तब इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पे एक हुए थे फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको खोजा था, ठीक है। चलिए दिस इज अ लास्ट, है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल अपने समय पे 10 बजे नए क्वेश्चन लेके। और अब जो भी आपका नई वीडियो आएगी वो प्रॉपर में वेस्टर्न के लेके आऊंगी, जितने भी प्रश्न हो पाएंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न के लिए प्रिपेयर रहिए। और 10 तारीख से आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक मिलने लगेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो माइनस मार्किंग के साथ आपको सॉल्व करने हैं, और अपने अपने आप को एनालिसिस करिए कि हमें कितना आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।